नमस्कार साथियों। जून 2025 की करंट अफेयर के साथ मैं आपके साथ हूं। और जून 2025 से पहले हमने जुलाई 2025 के करंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये 25 जून ये याद दिलाता है कि देश में आपातकाल जो है इसी दिन लगा था, 25 जून 1975 को। और चूंकि लोगों के बीच इमरजेंसी के जो भयावह स्थिति थी उनको याद रखने के पर्पज से ये जो सरकार है वो 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। अच्छा, आप बताएंगे कि केशवानंद भारती केस जो है वो किस दिन उसका फैसला आया था और उसी दिन सचिन तेंदुलकर की भी जन्म है। वो आप डेट जो है बिल्कुल कमेंट करेंगे तभी मैं समझूंगा। अच्छा, जो कमेंट करेगा उसी का बीपीएससी निकलेगा भाई। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है कि आलू की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाया जाए, किसानों की आय में वृद्धि हो और इस क्षेत्र में रोजगार पैदा हो। आपसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र है वो कहां इस्टेब्लिश हुआ है, तो आगरा में। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि हम जब आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने, तो ताजमहल देखने में जाके हम समोसा भी खाएंगे। समोसा में आलू की जरूरत होती है। आलू केंद्र जो है वो आगरा में। कुछ भी लॉजिक जो है वो आपको डेवलप करनी है कि हम आगरा को कैसे याद रखें। ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की दक्षिण एशियाई जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है आलू अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के, वो आगरा में एस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, ये नाम याद करके रखो भाई कि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर योजना किसने शुरू की, इसका उद्घाटन किसने किया। तो ये बात याद रखिए कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समाधान पेश करेगा। साथियों, हमने ये जो करंट है इसको पढ़ लिया है और एमपीक्यू के भी रूप में हमने आपको ये बताया था। फटाफट 100 में ये करंट था कि हाल ही में समुद्री क्षेत्र की पहली गैर बैंकिंग भारतीय कंपनी जो है वो सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड बनी है। और ये समुद्री क्षेत्र में जो फाइनेंशियल जरूरत है, फाइनेंशियल नीड है, उसको पूरा करने में जो है वो सहायता करेगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। ये डेटा सेंटर जो है वो पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट होगी। ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला उत्तर प्रदेश में कहां रखी गई है साथियों? वो गाजियाबाद में रखी गई है। और मैंने आपको गाजियाबाद में एक चीज बताया था कि गाजियाबाद में जो आंगनवाड़ी है वो एआई संचालित आंगनवाड़ी है देश की पहली। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। और इस क्वांटम कंप्यूटिंग वैली से अनुसंधान, नवाचार आदि के माध्यम से लाखों पेशेवर को रोजगार मिलने की संभावना है। तो देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जो है वो 2026 तक तैयार होगी और ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में तैयार होगा। ये भी हमने पहले आपको बताया है कि, और इसको भी हमने एमपीक्यू में शामिल किया था, आपको याद ही होगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चंस जो करा था उसमें जो है ये क्वेश्चंस थे। केंद्र सरकार ने बिहार की पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दी है। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की स्थापना करेगी। साथियों, कितने राज्य में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की स्थापना होगी साथियों?
तो आप देखेंगे कि 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना होगी और बिहार में भी पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो स्थापित होगी। ठीक है, और ये कहाँ होगी ये भी बात आपको बिहार में पता हो जानी चाहिए, हालांकि इस बुक में नहीं दिया हुआ है, आप इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में देख सकते हैं कि बिहार में जो पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है बिहार के बांका जिले में जो है वो एस्टेब्लिश होगी, कि ताकि कोई किसी का बाल बांका भी नहीं कर सके। तो बिहार के बांका जिले में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो पहली बार स्थापित होगी। ये 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित होगी, और आपको ये भी याद रखना है कि ये किस मिशन के अंतर्गत स्थापित होगी, वो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंतर स्थापित होगी। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरुआत की है। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमपीक्यू का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कि अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरुआत की है, और इसकी क्षमता आप बिल्कुल याद करके रखेंगे, ये 5 मेगावाट की क्षमता होगी, जो एक तरीके से बहुत ही रिकमेंडेबल अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में इसे जाना जा रहा है, कि अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में नॉन ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना, ये पानी को हाइड्रोलाइसिस के तौर के और इसके एनर्जी के रूप में जो है वो बनाया जाता है, और इसके बाई प्रोडक्ट में भी जो है वो पानी ही निकलता है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है, आपको पता है कि हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके एक अल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करना, एक तरीके से ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक उपलब्धि ही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का जो है वो उद्घाटन किया है। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है वो उद्घाटन किया है। इसकी स्थापना में तेलंगाना के हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक लाने में सहायता मिलेगी, साथ ही हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। साथियों, अब हम यहाँ एक ट्रिक डेवलप करेंगे कि हल्दी बोर्ड अगर याद ना रहे तो कैसे याद रखेंगे, कि जो तेल है ना, तेल का सीधे सीधे संबंध है हल्दी से, कि जब भी हम कोई सब्जी बनाएंगे तो तेल से हल्दी जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो तेल और हल्दी का सीधे सीधे संबंध आता है तेलंगाना में हल्दी बोर्ड। ठीक है, और मखाना बोर्ड कहाँ एस्टेब्लिश होगा साथियों? बिहार में, आपको पता ही होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। आंध्र प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। यह पहल सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी और उसमें सुधार लाने का प्रयास होगा। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है, एमपीक्यू में ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। आपको लगेगा कि विद्या शक्ति जो स्कीम है ना, ये कहीं नॉर्थ इंडिया के किसी राज्यों का स्कीम हो सकता है, लेकिन आप अगर ऐसी बात करेंगे कि अगर साउथ में देखेंगे, साउथ इंडिया में, तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आपको बहुत ज्यादा हिंदी के प्रसार में जो है वो गति देखी गई है। ठीक है, तो विद्या शक्ति जो पहल है वो आंध्र प्रदेश की सरकार का पहल है, विद्या शक्ति। ठीक है, और आपको ऐसे कर, अगर इसको याद रखना है तो इसको ऐसे करके याद रख सकते हो कि हाल ही में एक कमजोर सरकार को अगर शक्ति कहीं से मिल रही है तो आंध्र प्रदेश और बिहार से ही शक्ति मिल रही है। तो विद्या शक्ति अगर बिहार की नहीं है तो आंध्र प्रदेश की होगी, क्योंकि आज जो मोदी 3.0 है उसमें आंध्र प्रदेश की एक बड़ी शक्ति है। आपको उन्हीं के कारण जो है ये सरकारें अभी चलती हुई दिख रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वहां स्थित सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में जो है वो शामिल किया है, यानी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जो है ये शामिल हुआ है। क्या नाम है इसका? सालखन फॉसिल पार्क। सालखन फॉसिल पार्क ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में जो है वो शामिल हुआ है।
यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला के 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार अवसादी संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं। तो हमें जो पता होनी चाहिए वो है सालखन फॉसिल पार्क कहाँ है। ये है सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पूरे साल खनन का काम अगर ये बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से याद करके कुछ रखेंगे। ठीक है, सालखन फॉसिल पार्क नहीं, ये खनन से जो है ना वो एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा होगा। सालखन फॉसिल पार्क जो है वो सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है सालखन फॉसिल पार्क को। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कहें कि फॉसिल पार्क, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ, जो कि एक ही ऐसी न्यूज है, तो आप फॉसिल पार्क सिर्फ याद रखो, नाम सालखन याद रखने की जरूरत नहीं। तो फॉसिल पार्क मतलब उत्तर प्रदेश में कानून की जो स्थिति है वो ऐसी है कि कोई भी अगर गुंडा आदमी रहेगा तो उसको फॉसिल में बदल दिया जाएगा। तो फॉसिल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है, जिसको यूनेस्को ने टेंटेटिव लिस्ट में जो है शामिल किया है। ऐसे करके याद करके आगे बढ़ते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, इसको मॉस्पी कहते हैं। मॉस्पी जो है मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये मंत्रालय है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप, अब नाम से स्टैटिक्स की बात हो रही है तो ये स्टैट्स ऐप भी लॉन्च करेंगे, तो मॉस्पी ने ही लॉन्च किया है। अच्छा, ये ऐप करेगा क्या? ये ऐप जो है वो ये करेगा कि किसी भी वास्तविक समय में, रियल टाइम में सरकारी आंकड़ों तक जनता की जो पहुंच है उसको बहुत ही आसान बना देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप, और ये मैं आपको कहूंगा कि ये ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लो। मेंस के एग्जामिनेशंस में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आप इस ऐप के डेटास को कोट करेंगे, जो कंप्लीटली एक तरीके से गवर्नमेंट की डेटा होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप। ठीक है, और कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे? 29 जून को, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाया जाता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्म योगी कार्यक्रम चलाया है। नाम से ही क्लियर है साथियों, आदि क्यों लगा है? आदि कर्म योगी, आदि मतलब आदिवासी, और आदिवासी की बात होगी तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, वहां ऑप्शन में भी दिया रहेगा। इसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। ये कर्मयोगी जब भी इस्तेमाल होगा ना साथियों, उसका मतलब ये होता है सरकारी कर्मचारी। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी स्टार्ट है, और आदि कर्मयोगी का मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आदिवासी क्षेत्रों में कल्याण में लगे योजनाओं का क्रियान्वयन कितने अच्छे तरीके से हो सके, ताकि कि जो जन कल्याण की हो आदिवासी क्षेत्रों का वो अधिकता और प्रायोरिटी के साथ हो सके। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने जो है, जिसको माईटी कहेंगे, उन्होंने आईआईटी दिल्ली में, याद रखो क्या नाम है, आईआईटी दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मतलब एआई आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतलब 2 दिन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि केंद्र और राज्य के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको आवश्यक एआई का जो है वो ज्ञान प्राप्त हो, और एआई का जो व्यवहारिक उपयोग है वो उनके समझ उन पर बेहतर बनाई जा सके। चलिए आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी है। 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना, अब नाम से क्लियर है कि शक्तिपीठ परियोजना। ऐसे ही कंफ्यूजन भरे सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। जैसे ही आपसे पूछे जाएंगे कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे कहाँ बन रहा है, तो आपको तो दिक्कत ही हो जाएगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके ऑप्शंस में उत्तराखंड हो और हिमाचल हो, आपके ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश हो,
तो ऐसे राज्यों से आप शक्तिपीठ का लॉजिकली तो आप कहेंगे कि यहीं कोई शक्तिपीठ हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इसे 802 किलोमीटर की शक्तिपीठ जो है उसकी परियोजना को मंजूरी दी है। और यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा। महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा शक्तिपीठ हाईवे। ठीक है, चलिए। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाएगी, और इस 300वीं जयंती पर 300 रुपए के स्मारक सिक्का और डाक सिक्का जारी किया गया, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी किया। और इसको लेकर हमने एक पूरी जो है वो करंट अफेयर भी बनाई थी, और ये रिपीटेड प्रश्न हो गया आपको कि अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर 300 रुपए के स्मारक सिक्के जारी किए गए, और ये प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया था। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आपको पता ही है भाई, इसके तहत जो है बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। और आपको बताते हुए आपको ये लगेगा कि गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है। ठीक है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 2022 से 27 के लिए लागू की गई है। ये याद रखो कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 2027 के लिए जारी की गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक के आयु के बच्चों को शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सकते। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को के लोगों को शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सकते। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब उल्लास में अब इसको याद कैसे रखेंगे कि 2022 से 27 तक है। अब देखो, लॉ और लॉ कितने बार है? 2 बार है, सेम अक्षर दो बार है। उल्लास यानी 2022 से स्टार्ट हुआ और 5 साल के लिए स्टार्ट होगा, तो 2022 से 27 के लिए स्टार्ट होगा। कुछ तो आपको जो है लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, ऐसे लॉजिक को ढूंढकर आपको याद रखना पड़ेगा। लॉ और लॉ उल्लास यानी 22 से 27 तक है, और ये 15 वर्ष या उससे अधिक के बच्चों के लोगों के लिए जो है वो जो स्कूल नहीं जा सकते उनको साक्षर करने का एक प्रोग्राम है। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन का लाभ देने की घोषणा की है। एकीकृत पेंशन यानी यूपीएस, ठीक है, यूनाइटेड पेंशन स्कीम। और कम से कम कितना साल काम करना चाहिए? 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल का जो है वो सरकारी सेवा अगर वो दे रहे हैं तो उनको यूपीएस का लाभ देने की बात ये भारत सरकार ने कही। 1 जून को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मतलब कि संडे को साइकिल पे चलेंगे तभी फिट रहेंगे, उसके तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। साइकिल पे तिरंगा, इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया और यह आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित था। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ये बात याद रखना। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट करंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रख सकते हैं कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली निकाली गई और कहां? नई दिल्ली में। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एएनआई अधिनियम के तहत मामलों को सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। ठीक है, 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। अच्छा, आपको यहां से क्या आपको सीखनी है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र कुमार उपाध्याय, तो दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर देव, तो दिल्ली उच्च न्यायालय में कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, इसके बाद या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दिल्ली में सब कुछ उप है। ठीक है,
उपराज्यपाल है और उस इसलिए उपाध्याय भी हैं, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एनआई अधिनियम के तहत सुनवाई के लिए उन्होंने राउज एवेन्यू परिसर में कितने डिजिटल अदालत खोले गए? 34। ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है भारत जेन लॉन्च किया है। और आपको ये मैं बता दूं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है वो करंट है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी, ये दोनों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट करंट है। ये याद रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। और ये भारत के 22 भारतीय भाषाओं के लिए सेवा जो है वो डिजाइन, उसके लिए डिजाइन किया गया है। क्या नाम है? भारत जेन। ये भारत जेन क्या है कि भारतीय भाषाओं में स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इसका उद्देश्य है कि भारत की भाषाएं और सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उद्घाटन करी। और इसकी क्षमता जो है वो यूनिट 1 मतलब कि घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन की, जिसकी क्षमता जो है 660 मेगावाट की है। और यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साथियों, ऐसे याद करेंगे कि कानपुर के घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का उद्घाटन करा है। तो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? तो यह है कानपुर में। ठीक है, तो कानपुर में जो है वो घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यानी अगर घाट की बात हो जाए तो कानपुर में घाट है, इस तरीके से याद करके रख सकते हैं, घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। हाल ही में भारत ने जनगणना 2027 की घोषणा की है। यह जनगणना कुल कितने चरणों में होगी? तो ये 2 चरणों में जनगणना होगी, जिसमें जातिगत जनगणना भी जो है वो शामिल है। और ये पहली बार होगा कि जनगणना जो है वो डिजिटली भी कराया जाएगा। तो डिजिटल जनगणना भी पहली बार होगा, ये भी बात याद रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय मतलब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने 2 जून 2025 से नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। नक्शा कार्यक्रम इससे पहले भी स्टार्ट हुआ है, पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण की शुरुआत की। इसके तहत क्या है कि 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर अधिकारियों को आधुनिक भू स्थानिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नक्शा कार्यक्रम एक तरीके से ट्रेनिंग है। इसके अंतर्गत क्या है कि जो नए भू स्थानिक तकनीक है वो जो केंद्र के अधिकारी हैं उनको जो है वो दिया जाएगा। और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो खोला जाएगा। 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर नक्शा कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि कि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है उसको अधिकारी जान पाए। ये भूमि संसाधन विभाग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नक्शा कार्यक्रम जो है वो शुरू की है। नाम से ही क्लियर है, नक्शा जो होगा वो ग्रामीण ही होगा और नक्शा जो होगा वो भूमि से ही जुड़ा होगा। इस तरीके से कुछ याद आप कर सकते हैं, थोड़ी अपने से ट्रिक लगा सकते हैं कि नक्शा जो है वो भूमि से ही जुड़ा होगा। भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र AISEZ की घोषणा की गई है। AISEZ ये भारत का पहला AISEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। AI विशेष क्षेत्र की घोषणा की गई है और ये भी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत में अनुसंधान को यह बढ़ावा देगा और वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। ये लिख लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है वो करंट है। मेरी बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, ये आप एकदम से लिख के रख लो। ठीक है, कि भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में के विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में
भारत के पहले आप देखेंगे एआईएसईजेड की घोषणा की गई है। भारत के पहले एआईएसईजेड की घोषणा की गई है, इसलिए मैं बार बार इसको बहुत ध्यान से बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखे अभियान, किसकी सेवा से सीखे अभियान? तो सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू की गई है। मतलब अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू की गई, ये रिपीटेड प्रश्न है, ये इस पे हमने चर्चा पहले भी आपके साथ करी है। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यही लाइन एकदम एग्जैक्टली आएगा आपको कि जो सेवा से सीखे अभियान है, इस सेवा से सीखे अभियान जो है वो किस किस मंत्रालय की संयुक्त जो है वो योजना है। तो सेवा से सीखे अभियान जो है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त रूप से आयोजित है। यह एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, हेल्थ सर्विस सेक्टर में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना कि कैसे आखिरकार ज्ञान होता है, ताकि वे जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सके, जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सके। ठीक है, बात याद करके रखना। अब आते हैं असम। असम के कार्बी एंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा है उसकी परियोजनाओं को स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434.25 मिलियन की ऋण को वापस ले लिया है। असम के कार्बी एंगलोंग में जो सौर ऊर्जा परियोजना थी उसको जो है फिर से वापस ले लिया गया है। ये वहां के स्थानीय जो आदिवासी समाज थे, उस आदिवासी समाज ने इसका घोर विरोध किया। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो $434.25 मिलियन का ऋण था वो वापस ले लिया है। ये असम के कार्बी एंगलोंग में है और ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि कार्बी एंगलोंग से आप जो है वो कहां चल जाएंगे, आप बताइए? आप चले जाएंगे मेघालय में, लेकिन ये है असम। असम के कार्बी एंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा की परियोजना को जो है वो जो इसको लेकर एडीबी लोन दे रहा था, वो एडीबी भी जो है वो अपने आप के पैर को पीछे खींच लिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य के पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी और इसके तहत जो अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा के पश्चात रोजगार पाने में जो है वो सहायता होगी। तो अग्निवीरों को आरक्षण देने वाला जो राज्य अभी बना है वो है उत्तर प्रदेश। 1 से 2 जून को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव आपको पता है ना, 3rd लेवेंडर महोत्सव जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये भी बात हमने रिपीटेड आज ही के को जो हमने बनाया था उसी में था ये क्वेश्चन कि तीसरा लेवेंडर महोत्सव कहाँ हुआ है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। और लेवेंडर महोत्सव का मुख्य जो उद्देश्य है कि जो लेवेंडर के महत्व को उजागर करना है। असम और मेघालय के सरकार ने ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उसका नाम है कुल्सी नदी। कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। साथ ही गुवाहाटी शहर के शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए दोनों राज्यों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। ये महा इंपोर्टेंट जो है वो एक तरीके से आप कहेंगे करंट है। जो कुल्सी नदी है वो कहाँ किसकी जो है वो सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसमें क्या है कि असम और मेघालय ने दोनों सरकारों ने साथ मिलके जो है वो जल विद्युत सिंचाई परियोजना जो है वो चालू करने की बात की है। 55 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। असम और मेघालय ने कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना जो है वो शुरू करने के लिए सहमति बनाई है। ठीक है, जापान का शहर है कीताक्यूसी। जापान का शहर है कीताक्यूसी से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार ने हैदराबाद में
80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तो तेलंगाना सरकार ने कीता कियूशी से जो है वो प्रेरणा लेकर हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की जो है वो घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देते हुए, सतत विकास पर विशेष ध्यान देते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करना है। तो ये जापान के कीता कियोशी शहर से प्रेरित होकर हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की है। यह ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस आदि सेवाओं को सरल बनाएगा, साथ ही सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। ध्रुव का फुल फॉर्म होता है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ये क्या है कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। नाम से क्लियर है, ध्रुव। अब ध्रुव नीति की शुरुआत कौन करेगा? तो हम ऐसे करके याद रख सकते हैं कि अगर पोल की बात कर रहे हैं, ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात की जा रही है कि हम कहाँ हैं, पोल पे हैं कि नीचे हैं कि जमीन पे हैं। इस तरीके से कुछ भी ऐसा जो है आपको कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन डेवलप करना है इसको रिलेटेड कि ताकि आपको केंद्रीय संचार विभाग और डाक विभाग जो है वो याद हो जाए। तो भारत में आपको पता है कि कौन सा पर्सन होगा जो फोन नहीं करके चिट्ठी लिखेगा? तो ध्रुव पे कोई पर्सन होगा, यानी पोल पे कोई पर्सन होगा, वही डाक लिख सकता है। ठीक है, तो डाक विभाग द्वारा जो है जारी किया गया, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। और दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको याद रखने के लिए। देखो, मोबाइल फोन तो है ही है, लेकिन कोई पोल पे पर्सन है, कोई ध्रुव पे पर्सन है, यहाँ नहीं, नॉर्मल ट्रॉपिकल जोन में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, कोई पर्सन जाके ध्रुव पे है, अंटार्कटिका में कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या करेगा? चिट्ठी लिखेगा। ठीक है, और आप कहोगे कि अगर वो चिट्ठी लिखेगा तो वो लाएगा कौन? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ही डेवलप को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप सोचो कि भारत सरकार ने वहां एक ऐसे छोटा सा बॉक्स लगाया है कि वहां चिट्ठी लिख दो, और सरकारें जो है वहां से जो है वो हमेशा वो चिट्ठी कलेक्ट करती है महीना में, और वो सरकार जो है वो लेकर अपने यहाँ लेकर आती है। तो इस तरीके से कोई एक नियम है बना हुआ वहां। तो ध्रुव नीति किसने चालू किया है? वो डाक विभाग ने। मेरा इस पूरे करंट अफेयर पे रुकने का मतलब ही ये था कि ध्रुव नीति चूंकि याद हो नहीं सकता था, तो यहाँ रुक के अगर हम 5 बार बोल दिए तो आप तक जो है ये एक सबकॉन्शियस मेमोरी में चला गया। अब आपको क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा आपको मेरा याद आएगा कि सर ने ध्रुव नीति के बारे में जो है, ध्रुव का मतलब ही पोल, पोल पे जो है चिट्ठी, डाक विभाग, केंद्रीय संचार मंत्रालय आप मार दोगे। इतना ही मेरा जो है मकसद था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो हिमाचल का पहला सौर मॉडल गांव जो है कौन घोषित हुआ है? तो वो उसका नाम है राजा खास। नाम से ही खास है। ठीक है, सूर्य घर बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव जो है वो घोषित हुआ है। कोई इंपोर्टेंट ये है नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। राजा खास गांव 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, ठीक है, का उद्घाटन किया है। तो रियासी जिले में है दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक के विकास परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल अंजी ब्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल जिसका नाम है अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस आदि। तो भारत की पहले केबल स्टेट रेल पुल जिसका नाम है अंजी ब्रिज।
अंजी हंजी रेल ब्रिज, केबल स्टेड रेल ब्रिज, अंजी ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथन जो है वो आयोजित किया गया भाई। और महाराष्ट्र के पुणे में ही ना पहला एआई यूनिवर्सिटी भी बन रहा है। तो महाराष्ट्र के पुणे में पहला कृषि हैकाथन आयोजित किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि में जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों से जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है, उन चुनौतियों को कैसे निपटे विद द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके जो जलवायु परिवर्तन के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उनको उनसे कैसे निपटे, इसलिए कृषि हैकाथन हुआ। और ये भी हुआ पुणे में, ताकि पूर्ण रूप से इस पे चर्चा हो सके, इसलिए पुणे में हुआ। पुणे में हुआ इसलिए ताकि कि क्लाइमेट चेंज के पूरे जो चैलेंजेस को पूरी तरीके से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी जिस बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो बिरसा मुंडा अब 125वें पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश, अच्छा बिरसा मुंडा की जो का जो है ना, अच्छा एक बात बताइए, आदिवासी जनजातीय जो दिवस, आदिवासी गौरव दिवस, वो कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग मतलब थोक दवा फार्मा पार्क की स्थापना करने की जो है घोषणा की। बल्क ड्रग फार्मा पार्क, बल्क ड्रग फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश ने कहां स्थापित करने की घोषणा की है? ललितपुर में। इसका उद्देश्य है कि भारत की चीन पर जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके, और फार्मा सेक्टर में जो भारत है वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बल्क फार्मा पार्क स्थापित करने की जो है वो घोषणा ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की, ठीक है। अब आइए, हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात के सूर्य मंदिर मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये जो है रिपीटेड है और इसको हमने पढ़ रखा है। अब मैंने आपको इसको याद रखने का तरीका अगर आप देखें तो मैंने बताया था कि संदीप में दीप आ रहा है, ठीक है। और ये जो दीप है ना, अगर दीप कहीं भी है तो ये सूर्य का जो है वो क्या करेगा? सूर्य को जो है नमस्कार करेगा। संदीप ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने अपना नाम अमेरिका बुक और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया, ठीक है। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में, मतलब लंबी हो रही नहीं है, हो लंबी मतलब कंटिन्यूस लंबी ही हो रही है। होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। होलंबी कला में, होलंबी कला एक जगह है, वहां जो है वो क्यों लंबी हो रही है? क्योंकि यहाँ ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। होलंबी कला में ई कचरा स्थापित करने की घोषणा की गई। इस पार्क का जो क्षेत्रफल है 11.4 एकड़ है और जिसमें हर साल 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण होगा, प्रोसेसिंग होगा। कचरे का जो है यहाँ एकदम से ई कचरा इको पार्क स्थापित की जाएगी दिल्ली के होलंबी कला में, ठीक है। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना जिसका नाम है समृद्धि महामार्ग, समृद्धि महामार्ग, समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से चालू हो गई है। और समृद्धि महामार्ग जो है वो मुंबई को नागपुर से जोड़ती है। समृद्धि महामार्ग जो है 701 किलोमीटर की लंबी सड़क है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ती है। अच्छा, नागपुर से अगर गोवा जाना हो तो कौन सा अभी हमने देखा था, उसका नाम है शिव शक्ति, ठीक है। इस महामार्ग को ऑफिशियल नेम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग जो है वो रखा गया है। तो मुंबई से नागपुर को जोड़ता है समृद्धि महामार्ग, ठीक है। और हमने आपको याद ही होगा कि अभी हमने देखा था कि शिव शक्ति मार्ग जो मुंबई को जो नागपुर को जो है वो किससे जोड़ता है, अभी हमने देखा था, आपको याद ही हो। आप शिव शक्ति कहां हमने देखा था यार? शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, यहां देखिए। और इसको हमने एमपीक्यू भी लगाया। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे जो आप देखिए कि हमने कहा था नागपुर शहर को गोवा से जोड़ता है, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, ठीक है।
तो यही बात है कि अगर आप इंटीग्रेटेड वे में जो पढ़ के देखते हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो आपको लगेगा कि अच्छा यहां से जोड़ सकते हैं। यानी मुंबई से नागपुर चले जाओ आप, ठीक है, समृद्धि महामार्ग से, और वहीं से अगर गोवा जाना है तो आप पकड़ लो शक्तिपीठ मार्ग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, भोटी है और पुर्गी को लद्दाख का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। साथियों, मैं आपको कहूंगा कि ये जो 5 भाषा है उसको याद करके रख लो, वरना आपको दिक्कत होगी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तो होगा ही, ये ट्राइंगल भाषा है। भोटी और पुर्गी यानी बी और पी जो है एक्स्ट्रा भाषा है, ये जो इनको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है लद्दाख आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 के अंदर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं का प्रभुत्व कम करना है और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें भारतीय भाषाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि कि अंग्रेजी जो है, जो विदेशी भाषा है, उसके प्रभुत्व को कम किया जाए। ये दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? अमित शाह ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित में लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है। लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियम 2025 जारी किया है, जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3(1) को संशोधित करती है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए सरकारी नौकरी में 85% तक का आरक्षण का प्रावधान है। तो मतलब अभी आपने देखा था कि बिहार ने 33% का आरक्षण यहाँ के महिलाओं के लिए दिया है, उसी तरीके से लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 लाया गया है, जिसके तहत 85% आरक्षण जो है वो दिया जा रहा है लद्दाख के निवासियों को लिए, ठीक है। ये और आर्टिकल आप याद रखेंगे, ये आर्टिकल है 240, आर्टिकल 240 के तहत, ठीक है, लद्दाख में जो है वहां के सरकार स्थानीय नौकरियों में 85% तक का आरक्षण जो है वो है 240। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला जो है वो महानगर बन गया। तो भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है बेंगलोर। तेंदुआ राजधानी जो है वो राजधानी बन गया बेंगलुरु। बेंगलुरु में 80-85 जंगली तेंदुए पाए जाते हैं, 80-85 जंगली तेंदुए पाए जाते हैं बेंगलोर में। तो तेंदुआ राजधानी के रूप में जो है वो कौन बना है? बेंगलोर। बेंगलुरु में सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, तेंदुआ की जो है वो जनसंख्या बहुत कम है और इसको दुआ की जरूरत है, और दुआ जो है वो कहाँ मिलेगा? तो दुआ जो है बेंगलोर में मिलेगा। ऐसे करके याद करके रह सकते हैं, क्योंकि बेंगलोर में बहुत सारे टेक्नोलॉजी है और वो नए नए साइंस की मदद से जो है इनको बचाया जा सकता है। तेंदुआ की जो संख्या है उसको और बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं। तो भारत की तेंदुआ राजधानी जो है वो बेंगलुरु में। इतिहास में पहली बार दुनिया की वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड एविएशन लिस्ट जो है, जिसका नाम है एवी लिस्ट, आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इस सूची को विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठनों और वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। एवी लिस्ट में कुल पक्षी जो हैं वो 11,131 प्रजातियां हैं। 19,869 उप प्रजातियां हैं और 2376 वंश हैं। 252 कुल आदि शामिल है, ठीक है। देखो ये जो डेटा है ना, ये डेटा कहीं ना कहीं आपको याद करने पड़ेंगे। ये जो डेटा है ये 11,131 प्रजातियां और 19,879 जो है उप प्रजातियां, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है।
ये पूछ सकता है, 100% इसकी गारंटी है कि ये पूछ सकता है एक स्टेटमेंट में, ठीक है। और हो सकता है कि 11,000 की जगह वो 7,000 दे दे, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब 11,131 और 11,215 दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो 11,131 लगभग 11,000 प्रजातियां हैं। और उप प्रजातियों की बात कर ले तो 19,000 के आसपास उप प्रजातियां हैं और 2376 के आसपास वंश है और 252 कुल है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर 22-23 में ये 5.3 रह गई। ये विश्व बैंक कह रहा है 27.1 से घट के 5.3 ये रह गई। बिल्कुल सही बात, ये भी हमने पढ़ लिया है और ये भी रिपीटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। और भारत की प्रजनन जो दर है वो कितना घट गई है, 1.9 हो गई है, जो प्रतिस्थापन दर से कम है। प्रतिस्थापन दर कितना है, 2.1, और भारत की है कितनी, 1.9। ये बात याद करके रखोगे, ये भी बात जो है रिपीटेड है, ये भी हमने पढ़ लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के जश्न मनाने के लिए नमो ऐप ने जनमन सर्वेक्षण स्टार्ट किया है। तो जनमन सर्वेक्षण कहाँ स्टार्ट हुआ है, नमो ऐप में। इस सर्वेक्षण के द्वारा सरकार ने नागरिकों से भारत के प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी कि भारत क्या वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं भारत को प्रगति को लेकर। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्य काल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज हुई है। बेलूर में 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज हुई है। कहां, बेलूर में, तमिलनाडु में। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारत की ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति प्राप्त करता है। तो एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला जो ई कॉमर्स कंपनी बनी है वो है फ्लिपकार्ट। और ये एमपीक्यू प्रश्न है साथियों, ये, और ये रिपीटेड प्रश्न भी है। ये रिपीटेड भी है क्योंकि हमने इस पे चर्चा कर लिया है, ठीक है। आप एमसीक्यू वाले जो सेक्शंस हैं उसमें जाएंगे, आप देख पाएंगे कि इस पे जो है वो चर्चा हो चुकी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य मंत्री एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन, जिसका नाम है नेवा, राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशंस का उद्घाटन किया। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरीके से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। तो पुडुचेरी हाल ही में क्या हुआ है कि पूरी तरीके से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में काम करेगी। और इसके लिए जो एक एप्लीकेशंस जो जारी किया गया उसका नाम है नेवा, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन। एन फॉर नेशनल, ई फॉर ई इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर विधानसभा, ठीक है, और ए फॉर एप्लीकेशन। असम सरकार ने हाल ही में सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की है, ठीक है। हथियार का लाइसेंस जो है वो देने की घोषणा किसने की है, असम सरकार ने। जो सीमावर्ती जो है राज्य के लोग हैं उनके लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6405 करोड़ की 2 रेलवे परियोजनाएं, एक तो कोडरमा बरकाकना दोहरीकरण तथा बल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण, बल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण जो है वो इनको मंजूरी दी है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी को रोकने के लिए बुकिंग करने पर ई आधार प्रमाणीकरण जो है अनिवार्य किया है। ई आधार प्रमाणीकरण, आधार कार्ड अब देना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण, पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों के मन में जो देशभक्ति है उस भावना को उजागर किया जाए और उनके समग्र विकास के लिए जो है ये जरूरी है। तो महाराष्ट्र सरकार देश का पहला राज्य है जिन्होंने पहली कक्षाओं से विद्यार्थियों के लिए जो बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण है वो देने की बात कही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के
सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। लोक संवर्धन पर्व कहां मनाया गया? नई दिल्ली में, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत के अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच मुहैया कराया जा सके। अगला है कि डाक विभाग ने, अच्छा अभी हमने डाक विभाग से रिलेटेड कुछ पढ़ा था ना, डाक मतलब पोल, यानी कि ध्रुव नीति किसने चालू की है? डाक विभाग, ठीक है ना। देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है, और ये भी हमने करंट में पढ़ लिया है, आपको पता ही होगा, यानी ये रिपीटेड है, ठीक है। यही होता है कि जब हम पहले एमसीक्यू पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं और फिर एमसीक्यू देखेंगे, तो ये जो हमारा ज्ञान है ना पूरा पुख्ता हो जाएगा। डाक विभाग ने देश भर की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक पुस्तकों को किफायती दर पर डिलीवरी के लिए जो है वो ज्ञान पोस्ट नामक जो है वो डाक सेवा शुरुआत की है, ये भी बात आपको पता ही है। आइए, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की है, और इसका निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विभाग निगम द्वारा किया जाएगा, और इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपोर्टेंट MIII, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आईएनएस गुलदार आप याद रखेंगे, और महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर यह भारत का पहला पानी के नीचे जो संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये आईएनएस गुलदार में बनाया जा रहा है, ये बात याद रखना। सबसे ज्यादा अगर कोई करंट रिपीटेड है वो यही है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा विश्वास ना हो तो हमारे द्वारा जो जितना एमपीक्यू बताया जा रहा है और जितने सारे करंट बताए जा रहे हैं वो हर बार ही उतने ही करंट आपको आते हैं, और वो जब हम आपके साथ जोड़ेंगे एग्जाम के बाद तो बताया जाएगा कि यहाँ से करंट आया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो क्वेश्चंस मैं एक बार आपको लिख के दे दूं, हर एक आप देखेंगे कि पूरे पेज में 3 ऐसे ही करंट होंगे या 4 ऐसे ही करंट होंगे जिसपे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट बताया है। तो इतनी एक्सपीरियंस से आपको बताया जा रहा है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देंगे एक्स्ट्रा। नाम है तेलंगाना। अभी हमने तेलंगाना से रिलेटेड एक करंट पढ़ा था कि तेल का जो संबंध है हल्दी से, हल्दी बोर्ड जो है वो तेलंगाना में एस्टेब्लिश हुआ है। तेलंगाना राज्य शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ जो है वो समझौता किया है। यस, तेलंगाना ने हाल ही में गैर सरकारी संगठन के साथ जो है वो समझौता किया है, ताकि कि उसके स्कूल की सुरक्षा जो शिक्षा गुणवत्ता जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में आप देखेंगे कि तेलंगाना में जो है वो एक इको टाउन डेवलप किया जा रहा है, वो जापान के एक सिटी से इंस्पायर होके हैदराबाद में, ठीक है। तो ये भी बात आप याद करके रखेंगे, ये भी बात हमने पढ़ा है। अमिताभ कांत आपको पता ही है ना कि वो G20 के शेरपा थे। अमिताभ कांत जो भारत के G20 के शेरपा पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और जुलाई 2022 में इन्होंने भारत के G20 के शेरपा के रूप में जो है वो पद संभाला था, और उन्होंने हाल ही में G20 के शेरपा पद से जो है इस्तीफा दिया है, तथा उन्होंने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अमिताभ कांत के बारे में जो है आप पता हो करना चाहिए। और अमिताभ कांत उससे पहले देखेंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हाल ही में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड IREL इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम क्या है, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात समझौते को, एक्सपोर्ट जो एग्रीमेंट हुआ था उसको खत्म करने का निर्देश दिया है। यानी IREL जापान के साथ एक्सपोर्ट रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को जो है वो खत्म करने का निर्देश दिया है। अच्छा एक बात आप समझिए, क्योंकि चाइना भी उधर से जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट को के सप्लाई को रोक रहा है, तो
इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे यहाँ जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उसका एक्सपोर्ट भी जो है थोड़ा रोका जाए। तो इसलिए IREL के साथ जो उन्होंने कहा कि जापान के साथ जो एक्सपोर्ट एग्रीमेंट है उसको जो है वो खत्म करने का जो है वो निर्देश दिया है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है कि भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी जिसका नाम है सिप्ला हेल्थ, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी सिप्ला हेल्थ ने सिप्ला डीन आपका फास्ट एड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया है, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सिप्ला हेल्थ ने नीना गुप्ता को जो है वो अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और उन्होंने सिप्ला डीन आपका फास्ट फूड एक्सपर्ट नामक जो है वो अभियान शुरू किया है। सिप्लाडीन फास्ट फूड अभियान नामक जो है वो उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। भारत सरकार ने हाल ही में 21 जून 2025 को, जो कि योग दिवस था, इस योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। तो योग दिवस में राष्ट्रीय मेजबान के रूप में किसे चुना गया भाई? विशाखापट्टनम को। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 241 लोगों की मौत हो गई। गूगल ने हैदराबाद में एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और यह केंद्र भारत में डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा, इंजीनियरिंग और उन्नत साइबर सुरक्षाओं की टीम को एकजुट करता है। और ये रिपीटेड है, ये हमने पढ़ा है पहले भी कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है वो स्थापित किया है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की। उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब सरकार ने की है और इसका उद्देश्य है कि पंजाब को एक कॉम्पिटिटिव औद्योगिक गंतव्य यानी कि प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशंस के रूप में जो है वो स्थापित कर सके, ताकि घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो निवेश है उनको भी प्रोत्साहन मिल सके। तो पंजाब सरकार जो है वो चाहती है कि उनके यहाँ जो उनकी इकोनॉमी है वो अच्छे से जाए, क्योंकि एक ही सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ एक ही जगह जो है वो अब तक एक स्टेट में है। तो पंजाब सरकार चाहती है कि इस स्टेट को अच्छे तरीके से डेवलप कर दे ताकि कि आगे के जो स्टेट हैं उनमें उनका जो है वो प्रोस्पेक्ट सही से बैठे। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, ये रेल मंत्री है, इन्होंने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का जो है वो उद्घाटन किया। ये पुराना भी है लेकिन सबसे अच्छा MPQ हो सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने हरियाणा के में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की जो है वो शुरुआत की है और यह टर्मिनल जो है वो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है और 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटरी रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जिनका नाम है कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। यह भारत में ड्रोन निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देगा। देखो, भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशी केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। कहाँ? चेन्नई में। ये जो गरुड़ स्पेस है ना, वो ड्रोन के क्षेत्र में या एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत में बहुत ये स्टार्टअप है, एक प्राइवेट स्टार्टअप है और ये बहुत ज़्यादा नाम अभी कर रहा है। तो ये इसकी जो है वो बहुत वैल्यूएशंस भी बढ़ रही है। तो गरुड़ स्पेस जो है वो चेन्नई में अपना पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है इन्होंने। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बाध टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3,000 रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। देखो क्या किया है
कि 3,000 रुपए का अगर आप पूरे वर्ष भर का पैसा एक ही साथ दे देते हैं तो आप निर्बाध जो है वो टोल क्या कर सकते हैं, वो पार कर सकते हैं। ये निजी वाहनों के टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए जो है भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि जो, और ये सिर्फ नेशनल हाईवे पर ही होगा, एनएच पे ही होगा। नेशनल हाईवे पर बिना रोक टोक के टोल संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 3,000 रुपए का फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास की जो है वो सुविधा भारत सरकार ने की है। तो 3,000 का जो आंकड़ा है वो याद करके रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चिप्स चिंतन आयोजन किया गया। तो चिप्स चिंतन किनके बीच था? सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए आयोजन किया गया चिप्स चिंतन। कहां? नई दिल्ली में। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और वहां पहली बार वो रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है। ये एमपीक्यू भी है और ये अच्छा प्रश्न भी है और ये रिपीटेड भी है, ये भी हमने पढ़ लिया। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है और ये रेलवे नेटवर्क का नाम है बैराबी सेरांग रेलवे लाइन। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती है और यह एक परियोजना थी जो अब पूरी हो चुकी है। तो मिजोरम देश का अभी हाल ही में पहला ऐसा राजधानी अभी बनी है जो हाल ही में पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ी है, ये मिजोरम है। और बैराबी सेरांग रेलवे लाइन जो है वो इन्हें देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां के सभी शहरी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया है जिसका नाम है ई नगर पालिका। और ये भी रिपीटेड है, इसको भी हमने पढ़ लिया है। मध्य प्रदेश सभी शहरी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका को जोड़ने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बन चुका है। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो नागरिक सेवाएं हैं उनको और ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जा सके, पारदर्शी और कुशल बनाना जो है इनका मुख्य मकसद है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन नियुक्त किया गया है। ये भी रिपीटेड है, ये भी हमने पढ़ा है। एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो क्वींस सिटी यूनिवर्सिटी आया है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए डीन जो है वो एम सतीश कुमार बने। गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी में एम सतीश कुमार जो है वो ये पहले डीन जो है वो नियुक्त हुए हैं। सतीश कुमार, एक है नीतीश कुमार और यहाँ है सतीश कुमार। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है अब बिहार में उनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, अब वो कहाँ पहुंचेंगे? क्वींस यूनिवर्सिटी में। तो सतीश कुमार जो है वो नए डीन जो है वो नियुक्त हुए हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 19 जून 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श स्टार्ट किया। इस परामर्श में जेंडर बजटिंग को मजबूत बनाने के पर जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया। और आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 में इस साल 4,49 लाख मतलब कि 4.5 करोड़ रुपए जेंडर बजट के लिए आवंटित किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 37% अधिक है। यही लाइन आएगा, ये जो पूरा लाइन है ना, यही लाइन जो है वो आएगा, डेटा चेंज करके आएगा कि सही है या गलत है। आप देखेंगे यही लाइन को डेटा चेंज करके जो है वो बताएगा कि सही है या गलत है। ये देखना आपको, ये एमपीक्यू लाइन है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लाइन है, इसको याद करके रखिए। ठीक है, अगले बात पे आते हैं। हाल ही में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में 70 से ज्यादा अंक किसी भी स्टेट को प्राप्त नहीं हुए और आंध्र प्रदेश को 68.38 के साथ आंध्र प्रदेश पर्यावरण श्रेणी में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, डाउन टू अर्थ मैगजीन ने आंध्र प्रदेश को 68.38 मार्क के साथ पहले स्थान पर जो है वो रखा है। ठीक है,
अगली बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान जिलों में लगभग 6,000 करोड़, अब माने 5,900 रुपए से 28 विकासीय परियोजना का प्रारंभ किया और इसे मुख्य रूप से गिनी गणराज्य में निर्यात करने के लिए जो है मढौरा रेल फैक्ट्री से निर्मित अत्याधुनिक इंजन भी शामिल है। ये महा इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन है कि मढौरा रेल फैक्ट्री में जो निर्मित इंजन है उसको कहाँ भेजा जाएगा, तो वो गिनी गणराज्य भेजा जाएगा। यही पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको कि मढौरा से बने इंजन किस देश में भेजे जाएंगे, तो वो है गिनी। इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र गोरखपुर जो है वंदे भारत परियोजना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण आदि शामिल है। इस सबको याद नहीं कर सकते लेकिन ये महा इंपोर्टेंट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया गया है। 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित करने वाला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या मकसद है? क्योंकि ये राज्य जो है वो ये अनुमानित करती है कि 58,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग इनको करना है। देखो 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का जो डिकेड घोषित किया है ये अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया, और अरुणाचल प्रदेश में जो हाइड्रोलॉजिकल कैपेसिटी है वो बहुत अधिक है। तो ये चाहती है कि इन हाइड्रोलॉजिकल कैपेसिटी का प्रयोग किया जाए और राज्य में 58,000 मेगावाट की बिजली जो है उत्पन्न की जा सकती है। तो इनका उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए जो है वो इस पूरे साल को, इस 10 वर्ष को 2025 से 35 को जल विद्युत परियोजनाओं का दशक इन्होंने घोषित किया। अब है पूर्वी तटीय रेलवे, जिसमें पुरी उड़ीसा में रथ यात्राओं के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास और यात्री सुविधाओं के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए ई स्कोर यात्रा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के तहत स्वर्ण आंध्र 2047 विजन का अनावरण किया और इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, अवसंरचनाएं, शासन आदि को पुनर्निर्माण करना है। ये तो समझी हुई बात है, कहीं इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अपने यहाँ के जो नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए, ताकि कि आपको परीक्षा जो आप उत्तीर्ण करने वाले जो लोग हैं उनके नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। जो बच्चे एक तरीके से इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और उनका चयन नहीं हो पाता है, उनके बाद जो है कि वो प्रतिभा सेतु से उनको नौकरी मिल सके, ताकि उन बच्चों के डेटा जो है यूपीएससी जो है वो क्या करे, अवेलेबल कराए। तो इसलिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया गया है और इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाते, यानी इंटरव्यू तक गए हैं लेकिन वो अंतिम तरीके से वो चयन जिनका नहीं हुआ, उनका चयन कोई और कंपनियां करे, सरकारी और निजी कंपनियां कर सके, उनका डेटा जो है वो यूपीएससी प्रतिभा सेतु जो है ये लॉन्च करके उनका डेटा जो है वो आप तक प्रोवाइड करेगी। उत्तर प्रदेश ने जो जेम पोर्टल है उसके माध्यम से सबसे अधिक खरीदारी की है। सबसे अधिक खरीदारी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है। जेम पोर्टल क्या है कि गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट की जो खरीदारी है उसको बहुत ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, कि जो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग पोर्टल है, ई मार्केट प्लेस है, ताकि कि गवर्नमेंट की जो खरीदारी है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो सके। इसी केस में उत्तर प्रदेश ने जो खरीदारी की है वो जेम पोर्टल से की है और पूरे भारत में सबसे अधिक खरीदारी करने वाला राज्य बन चुका है। 24 जून 2025 को नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच जो ऐतिहासिक संवाद हुआ था, इसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, आपको पता है कि उल्लास में लॉ 2 बार आ रहा है, यानी 2022 से 27 तक चल रहा है। इसके तहत मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा आधिकारिक तौर पे पूर्ण साक्षर होने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। तो पहला गोवा, दूसरा मिजोरम और तीसरा जो है वो त्रिपुरा बन चुका है। पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। यानी ये भी एक तरीके से आप देखेंगे कि ये भी एक रिपीटेड प्रश्न जो है वो है, आपको पता ही होगा। ठीक है,
केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, देखो एक तरीके से ना ये सीधे सीधे जो है ऊपर के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर ले लो, लद्दाख ले लो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फीली क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की है 2026 से। ये बात देख लो, अक्टूबर 2026 से जो है वो जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की है, जबकि पूरे देश में बाकी सभी हिस्सों में ये जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ होगी। तो ये जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहां जातिगत जनगणना जो है वो पहले ही शुरू हो जाएगी। कब कब अक्टूबर 2026 में। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये जो चार जो है वो राज्य हैं, चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जो है वो चूंकि बर्फ के कारण जो है वो मार्च के आसपास जो है ठंडी होगा, बर्फ के कारण जो है यहाँ हर जगह जनगणना करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि पॉसिबल नहीं हो सकता। यही कारण है कि इन चार राज्यों में पहले अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगा और पूरे देश में मार्च 2027 से प्रारंभ होगा। द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून 2025 को अपने 67वें वर्षगांठ पे देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, कहा? देहरादून में, यह याद रखना, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 की रिपोर्ट 23-24 जारी की गई है। 23-24 रिपोर्ट जारी की गई। इसके अंतर्गत चंडीगढ़ 1000 में 703 अंक पाकर लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पर रहा। फिर से याद दिलाएंगे आपको कि ये शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की 23-24 की रिपोर्ट जारी की। इसमें चंडीगढ़ पहले स्थान पे और मेघालय जो है वो सबसे निचले स्थान पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में 1 से 5वीं तक हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा के रूप में घोषित किया है। और बाद में जो है महाराष्ट्र जो है वो नई शिक्षा नीति में 3 भाषा लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। लेकिन अभी हाल ही में चूंकि भाषा की कंट्रोवर्सी ज्यादा हुई, उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस फैसले को जो है वो वापस ले लिया है, तो आप इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना था जो ये कह रहा था कि अपने यहाँ जो है 3 भाषाओं को लागू करने वाला पहला राज्य बना। नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया में अब तक का सबसे बड़े योग समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापट्टनम में इसे दुनिया का सबसे बड़े योग सम्मेलन के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला राज्य भारत का कौन सा राज्य बन चुका है? ये उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन चुका है वो है उत्तराखंड। इसका उद्देश्य है कि योग क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, क्योंकि पतंजलि जो है ना, जो बाबा रामदेव की है, वो उत्तराखंड में ही है। तो उत्तराखंड को योग के रूप में जो है वो वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना जो है वो इसलिए उत्तराखंड ने योग नीति लेकर आया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा दिया है और तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तरों पर 50% का आरक्षण की घोषणा की है ट्रांस समुदायों के लिए। तो ट्रांस समुदायों को OBC का आरक्षण देने वाला जो राज्य बना है भारत का वो है असम सरकार, ठीक है। असम सरकार ने हाल ही में अपने लोगों को जो है सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को जो है गन की लाइसेंस भी देने की बात कही है, ठीक है। तो ये भी बात MPQ का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पढ़ चुके हैं हम एक बार पहले, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2025 को भारत ज्ञान भारतम मिशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपको पता ही होगा। ज्ञान भारतम मिशन जो है पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन इसका नाम था, इसका शुभारंभ किया, जिसमें 10 मिलियन से अधिक जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको डिजिटल बनाने के लिए, दस्तावेजीकरण करने के, डिजिटलाइजेशन करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशंस करने के लिए, उसको कंजर्वेशंस करने के लिए 60 करोड़ रुपए के जो है वो बजट बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत
ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया है, जिसका पहले नाम होता था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। ठीक है, तो ये ज्ञान भारतम मिशन जो है वो 9 जून 2025 को आरंभ हुआ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। ठीक है, तो इसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपि को डिजिटलाइजेशन करने की बात कही गई है और इसके लिए बजट रखा गया 60 करोड़ से अधिक रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि जो मई के करंट है, मई जून के करंट है, मई के करंट अगली वीडियोस में आएंगे। जून के पूरे करंट को हमने पढ़ा है और जून के पूरे करंट को इतनी विस्तार से मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पढ़ाया गया हो, इस विस्तार से। और इतनी बातें आप देखिए कि हर एक क्वेश्चंस में जहां एमपीक्यू लगा है उस क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करेंगे, उस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जून 2025 की वीडियोस अगर अच्छी लगी हो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक जरूर हम तक पहुंचाइए कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।